शेल प्रोग्रामिंग, शेल स्क्रिप्टिंग हम कर रहे थे और आज नए प्रोग्राम देखेंगे। तो उसका नाम मैं देता हूँ second डॉट एस एच। और इसमें सबसे पहले हम बिन बैश यूआई लाइन से स्टार्ट करते हैं। अब यूआई लाइन क्या बताती है? यूआई लाइन बताती है द शेल विच आई एम गोइंग टू यूज़ इज़ बैश। क्योंकि एक लिनक्स इंस्टॉलेशन में एक लिनक्स सिस्टम इंस्टॉलेशन में बहुत सारे शेल इंटरप्रेटर होते हैं। हमने हिस्ट्री ऑफ लिनक्स में भी देखा था, बैश हो गया, सी शेल हो गया, कॉर्न शेल हो गया। तो दिस टाइम सिंस बैश इज मोस्ट पॉपुलर शेल used in this like Linux community, so we are going to use bash here. So I am telling this shell program that the shell which I am going to use is bash. This line tells the shell. So now हमने वेरिएबल देखे थे। वेरिएबल्स हम सेट करते थे फॉर लेट्स अब सपोज नेम इज इक्वल्स टू दर्शन, एंड देन अगर मैं इको कमांड लगा दूँ तो इको नेम ये वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। तो वेरिएबल का कंसेप्ट है, फिर कल को मैं नेम में कुछ भी स्टोर कर सकता है 10। बट लेट्स से आई एम क्रिएटिंग अ वेरिएबल हियर पाई इज इक्वल्स टू 3.14 एंड आई एम डूइंग मैथ कैलकुलेशंस। So I know for a fact let's suppose here, let's suppose I am printing the variable pi, its value to the uh, standard output, and then I change pi value to something like this 10. इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मुझे इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी होगी पहले। 3.14, बट क्या ये इसकी वैल्यू अपडेट हुई? मेरे को ये चेक करना है। इको डॉलर पाई अगेन, हाँ इसकी वैल्यू अपडेट हो गई, लेकिन पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए, उनको बाद में मैं चेंज ना कर पाऊँ। अगर मैं गलती से भूल भी जाता हूँ इन नियर फ्यूचर की ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा है, इसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहनी चाहिए, क्योंकि पाई इज लाइक कांस्टेंट। तो हमको कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए एक और कीवर्ड यूज होता है, रीड ओनली पाई। अब अगर मैं रीड ओनली पाई लगा दूंगा तो वो यहाँ पे इस वाली लाइन पे एरर दे देगा, लाइन नंबर 6 पे वो एरर दे देगा। फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पाई रीड ओनली वेरिएबल, उसने एरर दे दिया मेरे को, और दोबारा 3.14 ही प्रिंट करी है, 10 वैल्यू प्रिंट नहीं करी। तो अगर कोई मुझे वेरिएबल कांस्टेंट बनाना है तो उसके लिए ये चीज़ थी, रीड ओनली कीवर्ड यूज होता है बैश के अंदर, शेल स्क्रिप्टिंग में बैश के अंदर। अब ये था एक कंसेप्ट। अब नया कंसेप्ट एक सीखते हैं हम। लेट्स से मेरे को एक किसी वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करना है। जब भी मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ तो उसको मेमोरी में स्पेस मिलती है। वेरिएबल्स कहाँ पे डिक्लेयर और इंस्टेंशिएट होते हैं? मेमोरी के अंदर। मेमोरी कौन सी, हार्ड डिस्क या रैम के अंदर। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम होती है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के बाद ये हो जाते हैं। लेकिन अगर मुझे किसी वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करना है, उसने जो मेमोरी ली हुई है, तो उसके लिए कमांड यूज होती है अनसेट, अनसेट पाई। और इसके बाद मैं इसको इको नहीं करा सकता। इको मैंने कराया तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि वो वेरिएबल अनसेट हो चुका है अब। तो नेक्स्ट जो कीवर्ड हमारा हमने यूज किया था वो था अनसेट। अब आगे मूव करते हैं, पोजिशनल पैरामीटर्स के कंसेप्ट पे आएंगे। मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, इको $1, इको $2, इको $3, इको $4। अब मैंने ये $1, $2, $3, $4 क्या होते हैं? तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट कहता है, अगर आपको वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करनी है लेकिन प्रोग्राम के बाहर से। लेट्स सपोज कल को मैं कोई भी वैल्यू मैं डायनेमिक बनाना चाहता हूँ कि मैं जो भी प्रोग्राम को वैल्यू देना चाहूँ उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंट हो जाए। इसको एग्जांपल से समझेंगे। second डॉट एस एच लिनक्स 0 से हीरो स्पेस सेपरेटेड, मैंने 4 स्ट्रिंग्स यहाँ पे लिखी है। तो ये जो लिनक्स की इसकी स्ट्रिंग है ये आ जाएगी वन वेरिएबल में, और वन वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो उसको आगे डॉलर लगाना पड़ेगा, इससे मैंने $1 लिखा था। फिर ये 2 में आ जाएगी, 3 में आ जाएगी, 4 में आ जाएगी। तो अब इसको हम लिनक्स 0 से हीरो, तो सेकंड डॉट एस एच के आगे जितने भी मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, इनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, जितने भी मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा स्पेस सेपरेटेड, वो हर एक नेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर होती रहेगी। और ये वेरिएबल कहाँ तक होते हैं? ये वेरिएबल होते हैं 9 तक, $9 तक, $5,
$6, $7, $8 एंड $9। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, हाय देयर, हाउ यू हैव बीन डूइंग सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस कोर्स। तो इसमें कितने मैंने स्ट्रिंग्स दे दिया है, कितने वर्ड्स दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब मैंने इसको चलाया तो मैं सिर्फ सिंस द तक प्रिंट कर पाया, क्योंकि यहाँ तक 9 खत्म हो गए थे। 10 11 12 13 तो अब मैं प्रिंट नहीं करा सकता। अब ये जो पोजिशनल पैरामीटर्स है, जो मैं यहाँ से पैरामीटर्स दे रहा हूँ, इसका ये फायदा है, जितनी बार भी मैं सेकंड डॉट ऐसे चलाऊंगा उतनी बारी वो वैल्यू जो स्टोर हो रही है वेरिएबल के अंदर वो चेंज होती रहेगी। वो डिपेंड करेगी मैं इसके आगे क्या लिख रहा हूँ। अगर मैं इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखता हूँ तो वो हो जाएगी, बस स्पेस सेपरेटेड होनी चाहिए। 7 8 9 10, तो ये यहाँ तक 9 तक इसने प्रिंट कर दिया इंटीजर्स, तो ये स्पेस सेपरेटेड वैल्यू होनी चाहिए, वो वही वैल्यू उठा लेगा और प्रिंट करा देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैंने यहाँ पे तो 10 तक दिया था लेकिन यहाँ पे 9 तक प्रिंट हुए। अगर मैं कल को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं इको $10 नहीं कर सकता, हमारे पास जो ऑप्शन होता है 1 से लेके 9 तक होता है उसको कराने के लिए, तो 10 तो होता नहीं है। तो एक कमांड होती है लिनक्स के अंदर, हम उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। एक में देना भाई मुझे, शिफ्ट कमांड यूज़ होती है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये सारी वैल्यू प्रिंट करा दी, इसके बाद मैंने क्या लगाया, शिफ्ट बाई 9 शिफ्ट बाई 3 लगा दिया। अब जब मैं शिफ्ट बाई 3 लगाऊंगा तो फिर से मैं यहाँ पे इको शिफ्ट 3 लगाने से पहले लेट सपोज मुझे ये वाली लाइन चलानी है, तो 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में 6 में 7 में 8 में 9 में 10 यहाँ से ये 3 नहीं प्रिंट हो रहे थे, तो मैंने क्या करा, 1 2 3 4 शिफ्ट लगाने होंगे मुझे। 4 शिफ्ट लगा के 1 2 3 4 ये स्किप हो जाएंगे, ये चीज़ें स्किप हो जाएंगी। तो $1 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 तक आ जाएगा। तो अब मैं शिफ्ट लगा दिया, शिफ्ट 4 लगा देता हूँ, और शिफ्ट 4 लगाने के बाद पहले 4 वर्ड्स हट जाएंगे, उसके बाद $1 पाँचवा, $2 छठा, $3 सातवां, $3 सातवां, तो $3 सातवां, $4 आठवां, लेट्स से कौन सा होगा, पहले 4 वर्ड्स हट जाएंगे, 1 2 3 4 हट गए, $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9, 9 तक है ना। तो मेरे को कौन सी लास्ट के 4 प्रिंटिंग हो रहे थे, तो 9876 इको 6 $6 इको $7 इको $8 इको $9। हाँ ये था। अब ये देखो, हाई देयर, हाउ यू हैव बीन डूइंग सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस कोर्स। तो ये जितनी मर्जी मैं इसको आगे बढ़ा दूं उतना मर्जी ये आगे बढ़ता रहेगा। मेरे को बस एक कीवर्ड यूज़ करना होगा, शिफ्ट। शिफ्ट अपने हिसाब से सेट करना होगा, जितने नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे ज़्यादा होंगे, अगर कल को मेरे पास 20 वर्ड्स होते तो उतने ही वर्ड्स मेरे को शिफ्ट ज़्यादा करने पड़ते, तो ये दोबारा मैंने सेट कर दिया। तो ये था पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का कंसेप्ट। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि लेट सपोज सेकेंड डॉट एस एच है, लेट सपोज मेरे को एक फ़ाइल कॉपी करनी है, $1 में जो बंदा मेरे को फाइल भेज रहा है सोर्स डेस्टिनेशन, वो मुझे $2 में सेव करानी है, $2 में सेव करानी है। और फिर मैं $2 कैट कमांड का यूज़ करके $2 का कंटेंट प्रिंट करना चाहता हूँ। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है। अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 कमांड्स again and again, we have created a script which will execute both of those 2 commands simultaneously। तो अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले cp वाली कमांड चलेगी। cp क्या होता है, पहले सोर्स फाइल फिर डेस्टिनेशन फाइल। तो अब मैंने सेकेंड डॉट एस एच लिखा, अब वो $1 और $2 में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, फाइल नेम्स एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मैं एक फाइल बना देता हूँ पहले, vim f1 डॉट txt, यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज़ दर्शन,
एस्केप शिफ्ट जेड जेड। अब मैं एक F2 फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज़ शर्मा। तो अब मैं इसको बंद करता हूँ और इन दोनों के कंटेंट्स एक बार मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। पहली वाली फाइल में है माई नेम इज़ दर्शन, दूसरी वाली फाइल में है माई नेम इज़ शर्मा। अब जो ये नॉर्मली क्या होता है, अगर मेरे को F1 फाइल को कॉपी करके F2 में सेव करना है तो कमांड में क्या यूज़ करूँगा, F1.txt F2.txt। ये वाली नॉर्मली कमांड होगी। जैसे ही मैं कमांड एग्जीक्यूट करूँगा फाइल 1 कॉपी पेस्ट होकर फाइल 2 के कंटेंट में ओवरराइड हो जाएगी। तो अब मैं ये कमांड नहीं यूज़ करना चाहता, मैंने जो शेल स्क्रिप्ट बनाई है मैं उसको यूज़ करूँगा। और शेल स्क्रिप्ट क्या करेगी, अब शेल स्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए $sh मेरे को लगाना पड़ेगा। अब वो $1 में एक्सपेक्ट कर रहा है और $2 एक्सपेक्ट कर रहा है। फिर से ये प्रोग्राम देखते हैं, $1 CP $1 $2। तो $1 में मेरे को क्या भेजना होगा, अगर मेरे को इसको ऐसे एट द एंड ऑफ द डे CP F1.txt और F2.txt बनाना है। तो चेक करते हैं, second.sh में मैं $1 में भेजूंगा F1.txt। तो $1 में F1.txt आ जाएगी स्ट्रिंग, फिर $2 में आ जाएगी F2.txt। तो वो कल को चलाएगा, $1 को रिप्लेस कर देगा F1.txt से और $2 को किससे रिप्लेस कर देगा, F2.txt से। याद रखना है स्पेस सेपरेटेड हम सेपरेटर यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन $1 $2 $3 एंड सो ऑन। तो अब $1 में ये आ गया, $2 में ये आ गया, तो वो कल को CP कमांड जो मैंने इस फाइल के अंदर रखी हुई है शेल प्रोग्राम के अंदर, वो रिप्लेस कर देगा $1 को F1.txt से और F2.txt से। और उसके बाद इमीडिएटली जैसे ये फाइल F1 का कंटेंट F2 में चले जाएगा, वो F2 का कंटेंट प्रिंट करा देगा, क्योंकि मैंने कैट कमांड भी लगाई हुई है। अब इसमें एंटर मारते हैं, माई नेम इज दर्शन आ गया। अब F2 में देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ, कैट करके F2 माई नेम इज दर्शन आ रहा है इसमें। तो ये थी शेल स्क्रिप्टिंग में हम कैसे कैसे अपने जो रिपीटेटिव काम्स है, इंस्टेड ऑफ ऑलवेज गोइंग यूजिंग CP एंड देन कैट, वी हैव जस्ट क्रिएटेड अ प्रोग्राम दैट विल बी डूइंग बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली। अब हमारा काम यही होता है इसमें, लाइफ को हमारी आसान बनाना। जो रिपीटेटिव टास्क है उनको रिपीटेटिव से हटा के बहुत सिंपल बना देना। तो आगे हम ऐसे ही प्रोग्राम देखेंगे एक दो और। तो अभी हमने शिफ्ट देख लिया, अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं। vim second.sh में आ जाते हैं, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ। अब मैंने एक रेपिटेटिव टास्क जो मुझे लगा, वो मुझे ये लगा है एक रेपिटेटिव टास्क कि जब मैं ये वाली फाइल क्रिएट करता हूँ, कौन सी वाली, शेल प्रोग्रामिंग की फाइल क्रिएट करता हूँ, तो मुझे उसको परमिशन एग्जीक्यूटेबल की देनी पड़ती है +X, और उसके बाद मुझे वो फाइल नेम डालना पड़ता है यहाँ पे। तो मेरे को हर बार ये काम ना करना पड़े जब मैं लिखूँ, हर बार ये chmod कमांड ना लिखनी पड़े मुझे इसकी, और इसकी जगह ऑटोमेटिकली second.sh को मैं वो कर दूँ। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, second.sh में आया तो मैंने उसे बोला chmod 744 परमिशन दिया, यूज़र को सारी परमिशन दे दी, फॉर रीड की परमिशन दी है, अदर यूजर्स और अदर यूजर्स ऑफ द सेम ग्रुप और अदर यूजर्स, रेस्ट ऑफ द यूजर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उनको रीड की परमिशन दी है। और यहाँ पे मैंने $1 लगा दिया। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, इसको आप जो मर्जी फाइल दो, अगर आप कल को लेट सपोज चेंज मोड की कमांड फॉरगेट कर जाते हो या 744 वेट इनका भूल जाते हो, तो आपने क्या करना है, अब लेट सपोज मैंने एक और प्रोग्राम बनाया यहाँ पे, टेस्ट.शेल प्रोग्राम। टेस्ट.शेल प्रोग्राम को मैंने इको के अंदर मैंने प्रिंट करा दिया, हाय देयर लेट्स बिगिन, इसके अंदर मैंने ये प्रिंट करा दिया। अब मैंने इसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन दी नहीं, उसके बिना ही अगर मैं चलाने की कोशिश करूंगा नहीं चलेगा, परमिशन डिनाइड का एरर आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने एग्जीक्यूटेबल की परमिशन अब तक इस प्रोग्राम को नहीं दी है। तो अब क्या करना होगा, अब एक सिंपल रीज़न है कि एग्जीक्यूटेबल की परमिशन दे दो उसे, लेकिन मैं एग्जीक्यूटेबल की परमिशन इसको ऐसे नहीं दूंगा। एग्जीक्यूटेबल की परमिशन second.sh और इसके आगे $1 $2 में मैंने लिख दिया test.sh। अब ये क्या करेगा, ये क्योंकि second.sh के फाइल के अंदर क्या कंटेंट है, चेंज मोड कमांड यूज हो रही है, और जो भी उसके पास आर्ग्यूमेंट आएगी उसको वो चेंज मोड कर देगा 744 में। तो उसके पास आर्ग्यूमेंट चाहिए test.sh, तो मैंने ये एग्जीक्यूट कर दिया। ओ second.sh एग्जीक्यूटेबल फाइल को ऐसे लिखना पड़ता है test.sh। उसके बाद मैंने इसको चलाया, अब हम चलाते हैं test.sh।
अब परमिशन डिनाइड का एरर नहीं आएगा। हाय देयर लेट्स बिगिन। तो बार बार मुझे चेंज मोड कमांड का यूज़ नहीं करना पड़ा। तो ऐसे स्काई इज़ द लिमिट, जो जो आपको रिपीटेटिव टास्क लग रहे हैं लिनक्स के अंदर मैं करते आ रहा हूँ, उनको आप मॉडिफाई करके अपने शेल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी तो हम सिर्फ बहुत लाइट वेट प्रोग्राम के साथ खेल रहे हैं यहाँ पे, जो सिर्फ एक एक दो दो लाइनों के हैं। इसके बाद हम और बाकी प्रोग्राम्स के साथ भी खेलेंगे। आगे मैं एक और प्रोग्राम बता देता हूँ। एक प्रोग्राम तो ये हो गया। अभी तक हम जो शेल के वेरिएबल्स है वो पास कर रहे थे कहाँ से, जब ये फाइल में बंद कर देता हूँ तो कमांड लाइन आर्गुमेंट, इसको कहते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट से पास कर रहे थे। जैसे मैंने यहाँ पे ये आर्गुमेंट पास किया, लेट सपोज अब मुझे फाइल के अंदर ही वेरिएबल सेट करने हैं, तो इसके लिए कमांड यूज होती है सेट, कीवर्ड यूज होता है सेट। सेट तो सेट मैंने डेट कर दिया, सेट डेट। अब ये डेट की जो स्पेस सेपरेटेड है, लेट सपोज यहाँ पे मैंने डेट कमांड चलाई, तो डेट कमांड ने कुछ आउटपुट दिया, आज की थर्सडे 7 जून 2022 9:55 AM IST। ठीक है, अब इसने ये कमांड दिया, इसने ये आउटपुट दिया स्क्रीन पे डेट ने। अब या तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ second.sh और ये सारा किसको इसको दे दूँ मैं ट्यूजडे 7 ऐसे करके। ठीक है, ये एक वैलिड केस है। ये अब ये किस में सेट कर देगा, ट्यूसडे जाएगा $1 में, 07 जाएगा $2 में, $3 में, $4 में, $5 में, ये पूरा $6 में ये, और $7 में ये। तो ये एक वैलिड केस है, ये चलेगा डेफिनेटली। बट अगर मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि मैं प्रोग्राम के अंदर ही कर दूँ ये चीज़, तो उसके लिए कमांड यूज होती है सेट डेट। अब बाय डिफॉल्ट ये जो स्पेस सेपरेटेड डेट का आउटपुट आएगा वो $1 से $6 के अंदर सेट कर देगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इको $1, इको $2, इको $3, इको $4, इको $5। अब मैंने ये प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद मैंने second.sh को सिंपली ऐसे एज इज चलाना है, क्योंकि अब मेरे को कमांड लाइन से देने की जरूरत नहीं है, मैंने सेट कीवर्ड यूज़ कर लिया। तो प्रिंट आउटपुट आया नहीं, ये वाले आ गया। तो कोड्स कौन से यूज़ करने हैं वो भी, क्योंकि डेट इटसेल्फ इज़ अ कमांड नॉट अ स्ट्रिंग। तो इसके आगे पीछे मैंने जो ये कोड्स लगाए हैं, ये टिल्डे वाला जो बटन होता है उसको सिंपली मैंने दबा दिया है, तो वो वाले कोड्स हैं ये। तो डेट एक कमांड है, इसलिए ये अब तक पिकअप नहीं कर रहा था। अब लेट सपोज मेरे को डेट किस फॉर्मेट में है, ये इसने सारे प्रिंट कर दिए, ट्यूसडे 7 जून। अब मेरे को डेट प्रिंट करनी है 7 जून 2022, सिंपली इतना 7 जून 2022। तो अब मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा, यहाँ जाके 7 जून, तो मैं ये वाली लाइन हटा दूंगा 7, और यहाँ पे लिख दूंगा 4, और यहाँ पे लिख दूंगा 3, और ये वाली लाइन हटा दूंगा। लेट्स से अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। 7 2022 जून, अभी भी सही नहीं आउटपुट आया, तो यहाँ पे मैं 3 लगा दूंगा, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा 4, और अब देखते हैं क्या प्रिंट है 7 जून 2022। और अब अगर क्या मैं इनको एक ही लाइन में ला सकता हूँ उसकी कोशिश करता हूँ। $2, $3, $4, 7 जून 2022। अब मैंने क्या किया, डेट कमांड मेरे को हमेशा क्या आउटपुट देगी, ये देगी, लेकिन मैंने एक अपना ही प्रोग्राम बना लिया second.sh, जिसका आउटपुट मुझे हमेशा डेट मिलेगा। तो एक अपना प्रोग्राम बना लिया, ये जिस फॉर्म में मुझे आउटपुट चाहिए उस फॉर्म में मैंने अपना आउटपुट को मॉडिफाई कर दिया। लेट सपोज अगर मेरे को टाइम भी चाहिए, तो मैं सिर्फ इसको अब मैं क्या, इस प्रोग्राम को रिनेम कर देते हैं second.sh से कस्टम, क्योंकि मीनिंगफुल प्रोग्राम नेम होनी चाहिए, custom_date.sh। अब एक और नया प्रोग्राम बनाते हैं हम, कैसे उसका नाम दे देंगे, लेट सपोज टच, पहले फाइल क्रिएट कर देते हैं, कस्टम के बाद आ जाएगा time.sh। अब इस फाइल में कॉपी कर देता हूँ मैं किसका कंटेंट, कस्टम डेट का कंटेंट कस्टम टाइम में चले जाए। अब vim कस्टम टाइम। अब यहाँ पे सिंपली मुझे क्या दिखाना होगा, यहाँ पे मुझे $5 दिखाना होगा, बस $5, और इसको दे दी हमने फिर एग्जीक्यूटेबल की परमिशन कस्टम टाइम को, और कस्टम टाइम इसको मैंने चला दिया, सिंपली टाइम आ गया अभी का। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे टाइम आए 9, फिर स्पेस देके 59 AM, और ये 24 हट जाए यहाँ से।
तो ऐसे धीरे-धीरे जो-जो टास्क आपको दिखता है, जो-जो स्काई इज़ द लिमिट इसमें, जो-जो आपको चीज़ दिखती है, वो चीज़ आपको मॉडिफ़ाई करनी पड़ेगी इसमें। आपको खुद से वो लेना पड़ेगा, वो कुछ गोल सेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं इसको अपने उसके अनुसार जैसा मैं चाहता हूँ, अपनी विश के अनुसार मॉडिफ़ाई करता हूँ इस आउटपुट को। तो यही है टर्मिनल और यही है सब कुछ इसका वो।